असली जीनियस का मतलब सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स लाना नहीं होता, बल्कि अपने यूनिक आइडियाज और सोच के साथ आगे बढ़ना है। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में हम एक जीनियस के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा, और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस चैप्टर में हम काफी कुछ सीखेंगे। कैसे एक ऑर्डिनरी लड़का बन गया दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस, आइंस्टाइन का पर्सनल लाइफ कैसा था, आइंस्टाइन का सोचने का तरीका कैसा था, क्या चीजें थी जो आइंस्टाइन को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। ये चैप्टर में हम आइंस्टाइन के साइंटिफिक अचीवमेंट्स तक नहीं, बल्कि उनके लाइफ के उन बातों को भी जानेंगे जो उन्हें बनाता है एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं क्लास 9 के इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आइए पढ़ते हैं बिफोर यू रेड वाला सेक्शन। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? तो पूछा जा रहा है ना, जब भी आप जीनियस वर्ड को सुनते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो सकता है आप अपने क्लास के जो टॉपर है उसके बारे में सोचते हो, या फिर आप अगर खुद टॉपर हो तो खुद के बारे में सोच सकते हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो जो टॉप करता हो और घर वाले आपको ताने देते हो उसके नाम से कि देखो वो ऐसा पढ़ रहा है, आपका कजिन इतना अच्छा है पढ़ने में, शर्मा जी का लड़का ऐसा है। तो होता है ना। फिर पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है एक जीनियस के अंदर क्या क्वालिटीज होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों का ओपिनियन। वी शॉल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। तो अभी हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि पूरे दुनिया में तबाही मचा दिए थे करीब 100 साल पहले। इन द समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies एंड एनर्जी। समर टाइम में 1905 में एक 26 साल का आदमी क्विक सक्सेशन में, यानी कि लगातार एक के बाद एक, कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले पेपर्स पब्लिश किए थे। लाइट के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, मूविंग बॉडीज के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में एंड एनर्जी के बारे में। ये सब कुछ टॉपिक्स है जो आपको अभी पता होगा, बाकी हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius। तो ये जो पेजेस है ना, ये जो थ्योरीज है साइंटिफिक जर्नल्स में कुछ ही पेजेस के हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा अंडरस्टैंडिंग स्पेस को लेके, टाइम को लेके और पूरे कॉस्मोस को लेके, यानी कि सिस्टम ऑफ थॉट या फिर यूनिवर्स को लेके, इसी वजह से ये जो नाम है आइंस्टाइन, ये एक सिनोनिम बन गया जीनियस। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बन गया जीनियस के लिए। तो जीनियस बोलो तो दिमाग में आइंस्टाइन ही आता होगा काफी सारे बच्चों को। 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रेन्स। बोला जा रहा है कि उनके डेथ के 50 इयर्स के बाद, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के डेथ के 50 इयर्स के बाद, 50 इयर्स क्या, इनका डेथ इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी इनको एज ए जीनियस ही कंसिडर किया जाता है, लोग इनको जीनियस ही मानते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the Germany city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14th of March 1879, जर्मनी में एक सिटी था जिसका नाम था उल्म, वहां पर। और बचपन में ही जब ये जन्म लिया था ना, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं था कि ये आगे चल के इतना ग्रेट काम करेंगे। मतलब बचपन से ये जीनियस, ऐसा कुछ इनके अंदर इंडिकेशन नहीं था। और इनको ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि इसके ओपोजिट में इनकी मम्मी को लगता था ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मींस ओपोजिट, इनकी मम्मी को ऐसा लगता था ना एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। तो उनकी मम्मी को ऐसा लगता था ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ना कॉमन बच्चा नहीं है, अनकॉमन है, एकदम थोड़ा सा अजीब इस तरह से। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उनकी मम्मी को ऐसा लगता था इसलिए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था ना बहुत बड़ा साइज का। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। 2.5 साल के उम्र में भी, 2.5 years की उम्र में भी आइंस्टाइन ना अभी तक बात नहीं करते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब आइंस्टाइन बचपन में बोलना शुरू किए तो वो हर चीज 2-2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे मिलना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम।
तो इसीलिए आइंस्टाइन के जो क्लासमेट्स थे, जो प्लेमेट थे, वो आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग बोलते थे। इसीलिए आइंस्टाइन क्या करते थे, खुद ब खुद अकेले में ही खेलते थे ज्यादातर टाइम। ही स्पेशली लव mechanical toys. Looking at his newborn sister, he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister, Maza, he said to have said, "Fine, but where are the wheels?" तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में खुद से ही खेला करते थे अकेले में, और इनको मैकेनिकल टॉयज बहुत ज्यादा पसंद थे। तो जब आइंस्टाइन की छोटी बहन का जन्म होता है, उसका नाम था माजा, तो आइंस्टाइन उसे देख के बोलते थे ना, ये तो ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? क्योंकि उसकी बहन इतनी छोटी सी थी और उसकी छोटी बहन को वो एक टॉय की तरह समझ रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि इसके चक्के कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. आइंस्टाइन को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन साथ साथ में इनको और एक फेलो स्टूडेंट, इनकी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट जिसका नाम है मिलेवा मैरिक, आइंस्टाइन को इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature. आइंस्टाइन को ऐसा लगता था ये जो मिलेवा मैरिक है एक क्लेवर क्रिएचर है, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये जो यंग सर्ब है, यानी कि सर्बिया से बिलोंग करती है, ये स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिख ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी था यूरोप में जहां पर औरतों को डिग्रीज मिल सकता था। ठीक है, तब इतने ज्यादा यूनिवर्सिटीज नहीं होते थे जहां पर औरतों को डिग्रीज मिलता था, तो ज्यूरिख एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पर औरतों को डिग्री मिलता था। इसीलिए मिलेवा मैरिक सर्बिया से स्विट्जरलैंड आई थी ताकि अपना डिग्री ले सके, पढ़ाई कंप्लीट करके। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टाइन को ऐसा लगा मिलेवा मैरिक उनकी अलाई है। अलाई मतलब अ फ्रेंड और एन एसोसिएट, मतलब साथी, सेम टीम में जैसे। किसके खिलाफ? फिलिस्तीन्स के खिलाफ। क्यों लगा आइंस्टाइन को कि वो उनकी साथी है? क्योंकि आइंस्टाइन के फैमिली में, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग थे जिनके साथ आइंस्टाइन का थॉट्स मैच नहीं करता था। उनके फैमिली मेंबर्स, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग आइंस्टाइन का थॉट्स के साथ मैच नहीं करता उनके थॉट्स, तो इसीलिए उनको ऐसा लगा कि मिलेवा मैरिक उनकी एक अलाई है। फिलिस्टीन्स का मतलब होता है अ वर्ड यूजिंग डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक ये सब पसंद नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन को तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था, वायलिन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन को पसंद था आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, और साथ साथ में मिलेवा मैरिक को भी पसंद था। तो यही रीजन है जिसके वजह से आइंस्टाइन मिलेवा मैरिक को अपना अलाई मानते थे। द कपल फेल इन लव, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। तो आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और उनके जो लेटर्स है वो अब भी सर्वाइव किए हुए हैं। मतलब वो जब लेटर एक्सचेंज करते थे ना, लव लेटर्स, तो वो लेटर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर वो अपने अफेक्शन को वर्ड्स में दिखाया है। अब एक दूसरे के बारे में लिखे अफेक्शन दिखाकर, और साथ साथ इनके जो लेटर्स है ना, इसमें वो साइंस ऐड कर दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल देखते हैं। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शॉल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। आपको इससे क्या पता चल रहा है? एक लेटर जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक लव लेटर है जिसमें साइंस मिक्स किया हुआ है। जैसे यहाँ पर रिलेटिविटी ऐड किया हुआ है, ये एक साइंस का टर्म है। आइंस्टाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक का जो काम है रिलेटिविटी का, वो एक विक्टोरियस कंक्लूजन पहुंचे। विक्टोरियस कंक्लूजन पहुंचे मतलब हैप्पी कंक्लूजन में पहुंचे, यानी कि आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक का दोनों का शादी हो जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से लेटर्स वो लोग लिखते थे, क्योंकि दोनों का थॉट्स मैच करते थे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 1900 ईयर में आइंस्टाइन का एज 21 हो गया और यूनिवर्सिटी से आइंस्टाइन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए थे, और ये अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि इनको जॉब वगैरह नहीं मिला। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएशन के बाद एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे, जहां पर वो प्राइवेट लेसन्स देते थे, प्राइवेट लेसन जैसे कि ट्यूशंस वगैरह। और फाइनली इनको 1902 में एट द एज ऑफ 23 इनको एक जॉब मिल गया। बर्न में एक पैटेंट ऑफिस था। ठीक है, पैटेंट ऑफिस में इनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब का रोल मिला था। पैटेंट ऑफिस मतलब अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। सपोज आप लोगों ने कुछ इन्वेंशन किया, तो आप लोग क्या करेंगे? पैटेंट ऑफिस जाएंगे और वहां पर ये बताएंगे
बताइए कि ये जो इन्वेंशन है ना, ये मेरा क्या गया है। तो आपको आपका जो इन्वेंशन है उसका एक पैटेंट मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा जहां पर लिखा रहेगा कि आपने ये बनाया है, कौन से ईयर में बनाया है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुआ है, ये क्या है। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. पेटेंट ऑफिस में आइंस्टाइन तो काम कर रहे थे, दूसरे लोगों का इन्वेंशन को देख रहे थे, ठीक है, टेक्निकली जांच कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, लेकिन आइंस्टाइन ना सीक्रेटली अपना खुद का आइडियाज के ऊपर भी काम कर रहे थे, खुद का आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. बोला जाता है कि मजाक मजाक में आइंस्टाइन जहां पर काम करते थे तो वहां पर जो डेस्क में जो ड्रॉअर था, ठीक है, तो उस ड्रॉअर को वो बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। मजाक मजाक में बोला करते थे, मतलब वो जो भी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो भी थ्योरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको उस डेस्क में रखते होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को या उस फाइल को, तो इसलिए उस टेस्ट को बोलते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो आइंस्टाइन का एक फेमस पेपर था 1905 में, वो लिखे थे, जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अकॉर्डिंग ना टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मींस मेजर्ड इन इटसेल्फ, not in relation to anything else. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. अगर आप लोगों ने दो एक्यूरेट क्लॉक लिया जो पूरा एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, एक क्लॉक को आपने आपके पास रखा और एक क्लॉक को कहीं पे एक फास्ट जर्नी पे भेज दिया, तो जब वो दूसरा क्लॉक उस जर्नी को कंप्लीट करके आएगा ना, तो दोनों क्लॉक में डिफरेंट टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऑब्जेक्ट अगर हाई स्पीड में मूव कर रहा ना, तो उसके लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कंसेप्ट है जिसे टाइम डायलेशन बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आप इसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझते हैं, अब बढ़ते आगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इसके बाद वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला जो मास और एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप बताता है, आइंस्टाइन ने ये डिराइव किया, जो है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E का मतलब होता है एनर्जी, M फॉर मास, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिखा है व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो आइंस्टाइन ने यहाँ पर रिलेटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप बहुत ही अच्छी लड़की के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, 2 घंटा बीत गया लेकिन आपको लगेगा कि 2 ही मिनट बात की हो, लेकिन आप एक गर्म चूल्हे पे बैठ गए हो 2 मिनट के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटों से बैठे हो। तो यही है रिलेटिविटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing studies, but his mother was against it. Einstein उस टाइम फिजिक्स के बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे थे, साथ साथ ना तब क्या हो रहा था, उनका जो प्राइवेट लाइफ है वो अनरावेल हो रहा था, यानी कि स्टार्टिंग टू फेल, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे मिलेवा से शादी कर ले अपने स्टडीज के बाद, लेकिन उनकी जो मम्मी थी ना वो ऐसा नहीं चाहते थे। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. आइंस्टाइन की मम्मी को ऐसा लगता था ना मिलेवा उनसे 3 साल की बड़ी है, ठीक है, तो उनके लिए सही नहीं होगी। She was also bothered by Mileva's intelligence. उसकी मम्मी को ये भी पसंद नहीं था कि मिलेवा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो आइंस्टाइन की मम्मी बोलती है ना वो तुम्हारे जैसा एक बुक है। आइंस्टाइन put the wedding off. इसीलिए आइंस्टाइन ने वेडिंग को कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। फाइनली 1903 में क्या हुआ, ये दोनों शादी कर लिए और इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फैल्टर्ड। लेकिन कुछ सालों के बाद ना ये जो मैरिज था कमजोर हो गया, इनका जो रिलेशनशिप था। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। क्या हुआ ना, मिलेवा धीरे धीरे उसका जो एम्बिशन था, ठीक है, वो खो बैठ रही है। मिलेवा इतना ज्यादा पढ़ी लिखी, इतना ज्यादा जीनियस, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, मिलेवा के बहुत सारे एम्बिशंस थे, बहुत सारे गोल्स थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन हाउसवाइफ बन जाने की वजह से ये अपने एम्बिशंस को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहने लगी। आफ्टर इयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवर्स इन 1919। 1903 में शादी हुआ था, 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो मिलेवा और आइंस्टाइन का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ इसके रिलेटेड,
और फिर फाइनली 1919 में ये दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिए। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। तो डाइवोर्स देने के बाद आइंस्टाइन ना अपनी कजिन जिसका नाम था एल्सा उसी के साथ शादी कर लिया। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो आइंस्टाइन का ये जो नया पर्सनल चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, यानी कि आइंस्टाइन अपने जो कजिन एल्सा से शादी कर लिए थे, तो उसके बाद एक नया चैप्टर उनके पर्सनल लाइफ में स्टार्ट हो रहा था। तभी क्या हुआ, आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहे थे, लोग इनको बहुत ज्यादा जानते जा रहे थे। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। 1915 में आइंस्टाइन एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किए, जिसके वजह से ग्रेविटी को लेके एक थ्योरी पता चला, ग्रेविटी का एक नया इंटरप्रिटेशन मिल गया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और ये जो थ्योरी था ना, ये प्रूव हो गया कब, 1990 में एक एक्लिप्स हुआ था, सोलर एक्लिप्स हुआ था, और ये एक्लिप्स के वजह से आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव हो गया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने पहले ही से ही कैलकुलेट कर लिया था कि सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से जो फिक्स स्टार से लाइट आते हैं कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, मतलब अपना डायरेक्शन कितना चेंज करेंगे। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर में ये सब छपा, न्यूज़पेपर से ये सब बात फैला, न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वाज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, जो कि आप लोगों को पता है कितना बड़ा प्राइज होता है। तो उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1921 में, और इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया, दुनिया के अलग अलग जगहों से इनको इन्विटेशन दिया गया, ठीक है। और प्रेस वाले इनको बहुत ज्यादा प्रेज किए, यानी कि मीडिया वाले। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो जब नाजीज पावर में आ गए थे जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन ना यूनाइटेड स्टेट्स में इमाइग्रेट हो गए। इमाइग्रेट मतलब जर्मनी छोड़कर परमानेंट यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin। 5 साल के बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हुआ बर्लिन में, और वहां के जो अमेरिकन फिजिस्ट थे बर्लिन में, और अमेरिकन फिजिस्ट जो थे ना वो अप्रोर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या, न्यूक्लियस स्प्लिट होता है जो, ठीक है, डिवाइड जब होता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। तो इसी की वजह से जो अमेरिकन फिजिस्ट थे ना थोड़ा सा सैड हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग जर्मनी खाली करने लगे क्योंकि वहां पर अब हिटलर का रूल चल रहा था, और बहुत सारे लोगों को डर था कि कहीं नाजीज एक एटॉमिक बम बनाकर उसे यूज ना कर ले। अब न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी हो गया था तो बम बनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो एटॉमिक बम बनता है वो इसी थ्योरी से बनता है। एट द अर्गिंग ऑफ ए कलीग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory। आइंस्टाइन के किसी कलीग ने उन्हें अर्ग किया, जबरदस्ती बोला कि आइंस्टाइन आप इस बारे में कुछ कीजिए। तो आइंस्टाइन क्या करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हें 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा, और लेटर में एक वार्निंग था। ये लिखे थे कि एक सिंगल बम इस तरह का अगर एक पोर्ट में एक्सप्लोड हो गया तो ये तो पूरा पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन साथ साथ में उसका जो सराउंडिंग टेरिटरी है, सराउंडिंग एरिया है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect। आइंस्टाइन का ये जो लेटर था उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अमेरिकन्स ना सीक्रेटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और जापान का 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी 1945 अगस्त में ये 2 बॉम्ब गिरा देते हैं, अमेरिकन्स गिरा देते हैं जापान के 2 सिटीज के ऊपर बॉम्ब। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री का। और ये जो 2 बॉम्ब है ना बहुत ज्यादा तबाही मचाया था, बहुत ज्यादा। Einstein was deeply sickened by the extent of the destruction। This time he wrote a public missive to the United Nations। तो आइंस्टाइन को ये न्यूज सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब आइंस्टाइन क्या किया ना, एक पब्लिक मिसिव लिखे, एक लंबा सा लेटर लिखे, ऑफिशियल लेटर यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उस लेटर में वो ये बोले कि अब टाइम आ गया एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। ये जो लेटर है ना इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ।
यूनाइटेड नेशंस को. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. तो नेक्स्ट 10 सालों में आइंस्टाइन ना पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे, ठीक है. और वो ये चाहते रहते कि जो भी आर्म्स बिल्डअप हो रहा है, यानी कि जो भी हथियार बनाए जा रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए. और वो अपना पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे. इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके वो पीस और डेमोक्रेसी का कैंपेनिंग कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, दुनिया भर में पीस होना चाहिए. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो 1955 जब आइंस्टाइन 76 इयर्स के थे, उनका डेथ हो जाता है. और इनका जो डेथ है ना, एक विजनरी के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. विजनरी मतलब अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. तो विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है. क्लास 9 के सभी चैप्टर्स का, क्लास 9 मैथ्स का सभी चैप्टर्स का शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे करके. और ये जो शॉर्ट वीडियो है ना, ये शॉर्ट वीडियो देख के आप मैथ्स के हर एक चैप्टर को इजीली समझ सकते हो कुछ ही वीडियोस में. ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा. उस शॉर्ट का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे प्लीज देखिए, ताकि मैथ्स के चैप्टर्स को आपको समझने में आसानी हो और आपका टाइम भी बचे. तो मिलते हैं जल्दी एक नए चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.